जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। इस सीरीज को मैंने सोचा ही नहीं था कि इतनी पसंद आएगी आपको ये सीरीज। तो डेफिनेटली और भी काफी सारे लेक्चर जो है मैं इस सीरीज में लेके आऊंगा आपके लिए, ताकि वो स्मार्ट अप्रोच आपको एटलीस्ट पता चल जाए कि एग्जाम में हो सकता है इस अप्रोच से आप 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जो है ज्यादा ठीक कर पाओ। वो क्वेश्चन जिनको आप सिंसियरली छोड़ के आते हो, क्या पता उनमें से कोई क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर दो एग्जाम में और आपको 2 3 4 5 मार्क्स का जो है एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाए। ठीक है, तो काफी बच्चों के कमेंट देखे कि सर नेक्स्ट पार्ट जरूर बनाइए, तो डेफिनेटली ये जो है सेकंड पार्ट आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। कल हमने अप्रोक्सीमेट 10 से 12 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में भी जो है हम 10 से 12 क्वेश्चंस को ही डिस्कस करने वाले हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अगर आप बोलोगे तो और बना देंगे आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट CAPFAC 2025 के लिए पहले हमने 100 रुपीज का जो है प्राइस रखा था उसके ऊपर अभी, बट वो सब बच्चों के लिए जो है हम फ्री करने जा रहे हैं। पूरा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जो है सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेगा स्टडी फंडा के ऊपर। ऑनलाइन मॉक टेस्ट होगा आपका, ठीक है, 30 तारीख को होगा। रजिस्ट्रेशन आप स्टडी फंडा ऐप पे जाके कर सकते हो। लिंक जो है आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों ने फीस पे कर दी है उनका जो है रिफंड हो जाएगा, चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हमारे पास सब डिटेल्स है आपके, हम ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड से जो आपका रिफंड इनिशिएट कर देंगे। सबको जो भी आपने 100 रुपए पे किए हैं वो मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अनदर थिंग, इतना प्यार दे रहे हो आप लोग, बहुत मजा आ रहा है काम करने में आप सब लोगों के लिए। देर रात तक जो है पूरी टीम लगी रहती है। अभी जो है अप्रोक्सीमेट 9:15 बजे का जो है टाइम ऑलरेडी हो चुका है और ऑफिस में अभी भी सारे टीम मेंबर जो है अभी भी बैठे हुए हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कल की इस वीडियो को जो है अप्रोक्सीमेट 3000 लोगों ने देख लिया है और एक छोटा सा रिक्वेस्ट मैंने आपसे किया था कि एक छोटा सा गूगल रिव्यू जो है आप स्टडी फंडा के लिए जरूर लिखें। कैसा आपको लगता है स्टडी फंडा, मतलब क्या आज तक हमने कोई आपकी हेल्प की, अगर ये लेक्चर सीरीज से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है या कुछ भी ऐसा जो भी आपको पॉजिटिव लगे स्टडी फंडा में, तो एक छोटा सा रिव्यू जो है आप स्टडी फंडा के जो है पेज पे जाके कर सकते हो। जो मैप का जो पेज होता है, लिंक उसका वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इससे होगा क्या, देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको राइट डायरेक्शन नहीं मिल पाती है। ठीक है, सीधा जाके वो लोग लिखते हैं कि इंस्टीट्यूट अबाउट CAPF या फिर कौन सा कोचिंग अच्छा है। अगर आपको लगता है कि स्टडी फंड आपके लिए अच्छा काम कर रहा है और लोगों के लिए अच्छा काम कर रहा है, तो डेफिनेटली अगर आप रिव्यू देंगे तो वो जो है सर्च के अंदर नाम जो है ऊपर आएगा। तो प्लीज एक रिक्वेस्ट आपसे छोटा सा कि आप जाके जो है गूगल मैप्स पे एक रिव्यू जरूर डालिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वन ऑप्शन डाउन अप्रोच के बारे में। ये क्या होती है, इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और कैसे आप प्रेजेंस ऑफ माइंड से जो इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं दोस्तों जो बिल्कुल कॉमन सेंस के होते हैं, थोड़ा सा माइंड लगाओगे आप आंसर तक पहुंच जाओगे। और ये बात उन क्वेश्चंस की हो रही है जो जनरली छोड़ के आते हैं लोग। ठीक है, कि उनको मुश्किल लगता है या फिर लगता है कि नहीं यार इसमें तो एक ही ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहा हूं, तो एग्जैक्ट आंसर नहीं ला पाएंगे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज रिक्वायर्ड होती है, बट आपको हल्का फुल्का भी ज्ञान है तो भी जो है आप एलिमिनेट कर पाओगे। इस पूरी सीरीज का पर्पज ये है, हैक्स का मतलब यही है कि आप जो क्वेश्चन जनरली लोग छोड़ के आते हैं आप उसको ठीक करके कुछ एक्स्ट्रा 2 4 5 10 नंबर जो है ज्यादा लाओगे दूसरों से। चलिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन मैंने डाला है वन ऑप्शन डाउन अप्रोच। इसका क्या मतलब होता है, पूरा क्वेश्चन होगा उसमें 4 अलग अलग ऑप्शन होंगे। आपको जो है एक चीज मेक श्योर करनी है कि जो भी स्टेटमेंट बेस वाले जो क्वेश्चन होते हैं, बेसिकली यहाँ पे देखोगे आप 3 स्टेटमेंट दिए हैं, इस क्वेश्चन में 3 दी है, किसी किसी में 4 दे देते हैं, 5 दे देते हैं, तो उनमें से आपको जो है एक ऑप्शन डाउन करना है कि यार ये आंसर नहीं हो सकता, बाकी इस क्वेश्चन में कोई भी आंसर हो आई डोंट नो बट ये नहीं हो सकता। ठीक है, उसको बोलते हैं वन ऑप्शन डाउन अप्रोच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए। विद रेफरेंस टू द लेक विक्टोरिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। बाय द वे इस पूरी सीरीज में हम जो है डिफरेंट एग्जाम के क्वेश्चन को डाल रहे हैं। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, देखो यूपीएससी की जो साइकोलॉजी है वो सबके लिए सेम ही है। जो भी क्वेश्चन यूपीएससी बनाता है उसको बनाने का पर्पज जो है सबका सेम है और लेवल जो है आप देख सकते हो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मिलेगा, बट स्ट्रेटेजी सब में सेम अप्लाई होगी। ठीक है, विद रेफरेंस टू लेक विक्टोरिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, अब जो भी बच्चा बिल्कुल जिसको कुछ पता ही नहीं है जिंदगी में लेक विक्टोरिया क्या है कहां पे है, वो तो देखो सॉल्व नहीं कर पाएगा, लेकिन कभी भी आपने थोड़ा सा माइंड लगाया हो, कभी देखा हो, लोकेट किया हो इस लेक को, डेफिनेटली आपके 2 नंबर कहीं नहीं गए। ठीक है, क्या ऑप्शन है, द लेक इज डिवाइडेड अमंग 4 कंट्रीज, इट्स एरिया इज मोर देन 50,000 स्क्वायर किलोमीटर, इट इज सिचुएटेड इन द अफ्रीकन रिफ्ट वैली, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, 1 ओनली, 1 एंड 2 ओनली, 2 ओनली एंड 1 2 एंड 3। ठीक है, अब इसमें से मुझे खुद जो है इस क्वेश्चन इस स्टेटमेंट के ऊपर डाउट है कि ये एरिया 50,000 है या नहीं है। इसके ऊपर मुझे डाउट है, मैंने कभी पढ़ा ही नहीं कि अफ्रीकन रिफ्ट वैली में है या नहीं है, बट मी बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट आई एम 200% श्योर कि ये स्टेटमेंट जो है गलत है, यानी कि फर्स्ट जो है इसका आंसर नहीं हो सकता। बाकी 2 और 3 के बारे में मुझे नहीं पता। ठीक है, अब अगर हम फर्स्ट को एलिमिनेट करते हैं तो ये भी एलिमिनेट हो जाता है, ये भी और ये भी, तो आंसर आएगा आपका C2। अब बोलोगे कि सर आप आंसर पे पहुंच गए, बताओ तो। जो आपकी लेक विक्टोरिया जो है वो 3 कंट्री से सराउंडेड है, 4 से नहीं है। ठीक है,
जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं बनाऊं इसको, कुछ इस तरीके की जो है ये लेक आपको देखने को मिलेगी, और ऐसे जो है आपका इसमें ये ऐसे इस तरीके से डिवाइडेड, थोड़ा सा इस साइड कर लो इसको ऐसे ही। ये वाली जो कंट्री आपकी केन्या है, ये आपकी युगांडा है, और नीचे आपकी तंजानिया है। तो 4 नहीं है, 3 है। इसी जगह यूपीएससी ने खेला, सिर्फ एक वर्ड ऐसा डाल दिया जिससे पूरा स्टेटमेंट गलत हो गया। पूरा स्टेटमेंट एक बार एलिमिनेट हुआ तो सारा क्वेश्चन का आंसर आपका तुरंत आपका निकल गया। ठीक है, ये हो गया आपका वन ऑप्शन डाउन अप्रोच, यानी कि एक ऑप्शन हटाओ, आंसर आपके सामने है। अब इस चीज में ना आपको प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। अगर आपने कभी पढ़ा ही नहीं तो फिर आप नहीं कर पाओगे इसे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं स्मार्ट वर्क भी उन्हीं लोगों के लिए काम करते हैं जब आपने कुछ पढ़ा हो, थोड़ा बहुत आइडिया हो आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, ये आपका सीएसएफ एसी एलडीसी 2023 का क्वेश्चन था। दिस इज फ्रॉम सीएपी फेसी 2023। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्वाड इज आर करेक्ट। क्वाड कंट्रीज के बारे में पूछा है, तो पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट क्वाड कंट्री के बारे में सही है। इट इज अ ग्रुप ऑफ 4 countries, namely India, Australia, USA and France. Maritime cooperation is an important binding force among the member of the Quad. Quad members formed a working group on COVID-19 vaccines. Option are 1 only, 1 and 2, 2 and 3, 1, 2 and 3. ठीक है, अब कोई समझदार सा बच्चा होगा उसको लगेगा हाँ यार ठीक तो बात है, 4 कंट्री होती है क्वाड के अंदर। सेकंड ऑप्शन भी ठीक लग रहा है, मैरीटाइम कोऑपरेशन बढ़ा देंगे तो क्या नुकसान क्या है शरीर का। तीसरे में क्वाड मेंबर्स फॉर्म्ड अ वर्किंग ग्रुप ऑन कोविड-19 वैक्सीन, ये भी सही लग रहा है भाई, बड़ी बड़ी कंट्री इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और फ्रांस, तो हो सकता है। लेकिन यहीं पे कैच है, इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे जो कंट्री का नाम बदल दिया। अगेन वन ऑप्शन डाउन वाले उसमें, जैसे यहाँ पे इन्होंने 3 की जगह 4 डाल दिया, यहाँ पे जो है जापान की जगह इन्होंने फ्रांस डाल दिया। तो फ्रांस नहीं है दोस्तों क्वाड का पार्ट, जापान आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जापान आ गया यहाँ पे। अब ये वाली स्टेटमेंट आपकी गलत होगी, तो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर आप निकाल दोगे यहाँ से तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा आपका, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। 2 and 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सिर्फ एक ऑप्शन डाउन करने से आपके दोनों ऑप्शन आपको पता चल गया और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको पसंद आ रहा होगा ये चीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप OSCE आर करेक्ट। ठीक है, अब ऐसे जनरली क्वेश्चन जो होते हैं ना बच्चे उसको छोड़ के आते हैं 200%। रीजन बिंग उनको लगता है कि यार ये तो मैंने ऑर्गेनाइजेशन कभी पढ़ी नहीं, इसके बारे में अगर फैक्ट पढ़ भी लूंगा तो भी मुझसे शायद नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है देयर आर टोटल 57 स्टेट्स फ्रॉम यूरोप, सेंट्रल एशिया एंड अमेरिका। मी बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट और थोड़ा सा इस तरीके का माइंड अगर मैं लगाऊं तो मुझे लगेगा हो सकता है कि यहाँ पे यूपीएससी ने खेल दिया हो, कि जानबूझ के कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे दी हो। ठीक है, तो इसको मैं डाउटफुल में रखूंगा कि यार इस पे डाउट है थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट है इट ऑफर्स अ फोरम फॉर पॉलिटिकल नेगोशिएशन एंड डिसीजन मेकिंग इन द फील्ड ऑफ अर्ली वार्निंग, कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन, क्राइसिस मैनेजमेंट एंड पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट रिहेबिलिटेशन। अब इतनी सारी कंट्री है, कॉपरेशन वगैरह की बात हो रही, तो वही इसमें बोला हुआ है, तो इट सीम्स कि ठीक है, ये ठीक हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है इसमें OSCE has the primary responsibility of providing military security in the European region. नेक्स्ट आपका द डिसीजन ऑफ द OSCE आर लीगली बाइंडिंग। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी किसी भी यूपीएससी एग्जाम में किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जब नाम आता है, अगर कहीं पे भी आपको लीगली बाइंडिंग शब्द कहीं दिख जाए ना, तो मान के चलो वो पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, इवन आपका UNFCCC हो गया, यूनाइटेड नेशंस होगा, कितने सारे हैं ऑर्गेनाइजेशन है आपकी। ठीक है, कोई भी लीगली बाइंडिंग किसी कंट्री को कर ही नहीं सकती। ठीक है, तो जहां पे भी लीगली बाइंडिंग वाली चीज आ जाए तो वहां से तुरंत समझ जाओ कि वो आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है और कुछ नहीं है। चौथा ऑप्शन एलिमिनेट करो, यहां से ये एलिमिनेट हो जाएगा, यहां से ही हो जाएगा। बचा क्या, 1 2 ओनली एंड 1 2 एंड 3, ये 3 ऑप्शन आपके पास बचे। ठीक है, उसके बाद जो आप देखोगे यहाँ पे दोबारा से थर्ड स्टेटमेंट पे आओ, OSCE हैज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग मिलिट्री सिक्योरिटी इन द यूरोपियन रीजन। पहली चीज तो ये सोचो कि यूरोपियन रीजन की अगर बात हो रही है तो फॉर एग्जांपल यूरोप का जो कॉन्टिनेंट है आपका काफी बड़ा है। ठीक है, उसमें उस पूरे रीजन में OSCE ही सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। आपको लगता है ऐसा पॉसिबल है कि एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन होगा जिसमें 50-57 मेंबर्स हैं, वो पूरे रीजन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा? सिक्योरिटी तो हम अपने घर की खुद ही करते हैं ना। अब इंडिया की सिक्योरिटी कोई बाहर वाला क्यों देखेगा? ठीक है, इतना बड़ा देश है तो अपनी सिक्योरिटी खुद ही करनी पड़ेगी हमें। तो ये स्टेटमेंट भी जो है एक्सट्रीम है, तो इसको भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो ये भी हटाओगे तो 1 and 2 विल बी द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप इसका आंसर लगा सकते हो। और जबकि देखने में पहले ऐसा लग रहा था यार ऑर्गेनाइजेशन तो सुनी नहीं, पता नहीं आंसर क्या होगा, तो थोड़ा सा रिस्क आपको हर जगह लेना ही पड़ेगा। बिना रिस्क लिए अगर आपको लगता है कि ज्यादा मार्क्स आप ले आओगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो अच्छा स्कोर करते हैं पेपर 1 में, 150, 160, 170, 80, वो इन्हीं तरीकों का जो है यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं ताकि अच्छे नंबर ला सके। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 74, सेक्स रेशियो इन पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ। ऑल्दो वेरी इजी क्वेश्चन, बट स्टिल कुछ बच्चे होंगे जिनको समझ में नहीं आया होगा या छोड़ के आएंगे, उनके लिए है। कभी भी जब हम सेक्स रेशियो की बात करते हैं ना दोस्तों, तो आपने एक चीज देखा होगा कि नंबर्स दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हरियाणा का सेक्स रेशियो जो है 879 था, अभी बढ़ के 923 कुछ हो गया है। ठीक है, केरला का जो है 1000
50, 1000, 30 ऐसे है, ठीक है। तो जब भी ये नंबर जो है लेफ्ट साइड में जो नंबर लिखे जाते हैं ना, ये फीमेल के नंबर होते हैं। किसके होते हैं? फीमेल के नंबर होते हैं। क्या बोलते हैं हम कि 879, 879, 79, 69, 59, 69, 79, 79, राइट, 79 बोलते हैं शायद। तो 879 नंबर जो है महिलाओं का है, ठीक है, कि 879 महिलाएं पैदा हुई हैं पर 1000, ठीक है। तो ये चीज है। अब इसको इंप्लीमेंट करके देख लो। यहाँ पे ऑप्शन क्या है? फीमेल फॉर एवरी 1000 मेल्स, यानी कि ये वाले मेल हो गए आपके, फीमेल हो गई, तो स्टेटमेंट सही है आपकी। फीमेल्स फॉर एवरी 100 मेल्स, तो 100 का तो कोई लॉजिक ही नहीं है। 1000 में हम देख रहे हैं क्योंकि 100 से लगाओगे तो ये तो 880 पर 100 मेल्स, इतनी कहाँ है लड़कियां इंडिया में, ठीक है। मेल्स फॉर एवरी 100 मेल, मेल का तो कोई काम ही नहीं है, ठीक है। मेल्स फॉर एवरी 10,000 फीमेल, तो यहाँ पे भी कोई लॉजिक नहीं बनता। तो इसका करेक्ट आंसर जो आएगा ए ऑप्शन आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच सेट अप द रूल्स फॉर ग्लोबल ट्रेड। इट वाज सेट अप इन द ईयर 1995 एज द सक्सेसर टू द। अब ये जो है ना बहुत फैक्चुअल नॉलेज का क्वेश्चन है, ये आपका डायरेक्टली एनसीईआरटी ह्यूमन ज्योग्राफी 12th क्लास की जो बुक है आपकी, उससे लिया गया। लास्ट चैप्टर है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इसमें सारी, गैट हो गया आपका, सार्क वगैरह सब कुछ है, ठीक है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा के अगर करे तो क्या कैसे कर सकते हैं इसको। क्या बोल रहे हैं कि WTO एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो ग्लोबल ट्रेड के लिए रूल सेट करती है, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन बनने से पहले 1995 में, इससे पहले इसका क्या नाम था, ठीक है। पहला ऑप्शन है जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अब एक चीज सोचिए, आप कॉमन सेंस लगाइए, अगर WTO आज है, ठीक है, और 1995 में पूछा है इन्होंने कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम बदल के जो है वो WTO कर दिया गया, ठीक है। अब एक चीज सोचो कॉमन सेंस, यहाँ पे अगर हम IMF का नाम लिखते हैं, ठीक है, कि पहले IMF नाम था इसका, अब चेंज करके WTO कर दिया गया, तो अभी भी IMF तो, इजंट इट, IMF तो आज भी एग्जिस्ट करता है, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता इसका आंसर। सेम वर्ल्ड बैंक के साथ है, वर्ल्ड बैंक का नाम अगर चेंज किया होता तो आज वर्ल्ड बैंक नहीं होता। अब पढ़ रहे हो वर्ल्ड बैंक ने पैसे दे दिए, IMF ने पैसे दे दिए, ठीक है, फलाने प्रोजेक्ट में इतना इन्वेस्ट किया वर्ल्ड बैंक में, तो ये भी नहीं हो सकता। तीसरा है आपका यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये भी एग्जिस्ट करता है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब बहुत बच्चों को लगेगा कि सर ये तो मैंने कभी सुना नहीं, ठीक है, कि ये कोई चीज होती है, बट होती है, इसकी हर साल मीटिंग भी होती है। तो उस हिसाब से अगर इसको भी आप एलिमिनेट करोगे तो आंसर आपका ए आ ही जाएगा। इनकेस ऐसा हो कि स्टिल आप कंफ्यूज हो, तो इसको सोचो, लिखा हुआ है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, ठीक है, ग्लोबल ट्रेड के बारे में बात कर रहे हैं, तो ग्लोबल ट्रेड हो गया आपका। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर माइंड लगाओगे, थोड़ा सा रिस्क लेके चलोगे, इवन ये दो ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद 50-50 तक तो आप पहुंचे, तुक्का तो मार सकते थे, और किस्मत अच्छी होगी तो ऊपर वाला मारा होगा, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सोल्व करना है। नेक्स्ट आ जाओ, ये थोड़ा शायद दिख नहीं रहा होगा बट करेंगे कोशिश इसको। क्वेश्चन है कंसिडर, ये CPF का क्वेश्चन है बाय द वे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रेस एंड लिटरेचर इन कॉलोनियल इंडिया। अब बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि यार ये पता ही नहीं कहां से दे दिया, ठीक है, क्योंकि जनरली CPF के बच्चे जो है थ्योरी वाला जो पार्ट है वो ज्यादा पढ़ के जाते हैं, कंसेप्ट इतना नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। थ्योरी वाला यानी फैक्चुअल, कौन किस सभा का नेता था, कौन क्या था ये। बट इस क्वेश्चन को देखोगे आप, थोड़ा सा लगेगा कि यार ये क्या ही पूछ दिया यार। तो ऐसे क्वेश्चन को मैं गारंटी दे रहा हूँ 99.99% लोग छोड़ के आते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ होते हैं जो रिस्क टेकर्स होते हैं, ठीक है। वो डायलॉग सुना होगा ना आपने, नो इश्क विदाउट रिस्क, ये वो वाला है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है द प्रिंट मीडिया अनेबल्ड द नेशनलिस्ट लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू एक्सचेंज व्यूज विद वन अनदर, यानी कि प्रिंट मीडिया जो आया था कॉलोनियल टाइम के ऊपर, उन्होंने क्या किया, नेशनलिस्ट को एक मौका दिया कि पूरे पार्ट ऑफ कंट्री के अंदर आप अपने व्यूज जो है एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो। क्वाइट लेजिटिमेट लग रहा है कि हाँ चलो ठीक है, एक बार कंसिडर कर लेते हैं, डाउटफुल में रख लेते हैं इसको। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट है द ब्रिटिश रूलर्स वर प्रिपेयर्ड टू टॉलरेट द नेशनलिस्ट क्रिटिसिज्म ऑफ देयर रूल। आपको लगता है ऐसा? पहले इस स्टेटमेंट को भी क्वेश्चन पे लगते हैं, तीसरे पे पढ़ते पहले। द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 इवोक्ड द नेशन वाइड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एनक्रोचमेंट ऑन फ्रीडम ऑफ द एक्सप्रेशन। ये भी लग रहा है कि यार ये भी डाउटफुल सा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये भी क्या हो गया, ठीक है। इसमें आपको जो है सेकंड स्टेटमेंट दोबारा पढ़ो, क्या बोल रहा है, द ब्रिटिश रूलर्स वर प्रिपेयर्ड टू टॉलरेट द नेशनलिस्ट क्रिटिसिज्म ऑफ देयर रूल। आपको लगता है ब्रिटिशर्स इतने अच्छे थे कि अगर उनके बारे में कोई क्रिटिसिज्म करेगा तो वो झेल लेंगे उसको? ये कह रहा है कि इस जो ये आपका है प्रेस एंड लिटरेचर इन कॉलोनियल इंडिया के बारे में स्टेटमेंट बता रहे हैं कि ब्रिटिशर्स वर वेरी ओपन कि भाई क्रिटिसिज्म करो आप अपना, ठीक है। लाठियां मारते थे अगर आपको पता हो तो, ठीक है।
तो मुझे नहीं पता पहला ठीक है या तीसरा ठीक है, बट मैं 100% श्योर हूं अंग्रेज इतने तो अच्छे नहीं थे कि वो क्रिटिसिज्म को अलाउ करते। तो सेकंड स्टेटमेंट में यहां से निकाल के आऊंगा कि भाई ये आंसर नहीं हो सकता। देखो यहाँ पे कहां पे सेकंड स्टेटमेंट जहां जहां पे भी है एलिमिनेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 1 and 3 विल बी द आंसर। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। चले नेक्स्ट के ऊपर, कैसा लगा ये बताओ। अब आते हैं 50-50 की अप्रोच पे, यानी कि वो ऑप्शंस जिनमें आप कितनी भी मेहनत कर लो, दो ऑप्शन तो आप इजीली एलिमिनेट कर पाओगे, बट दो ऑप्शन में जब भी आपको देखोगे आप तो आपको लगेगा कि डाउटफुल, कि यार दो ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज हो गए हो। ऐसे कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज आर नॉट सिचुएटेड ऑन द अलोंग द पर्शियन गल्फ। ठीक है, अब ये जो है ना 50-50 वाले जितने भी केसेस आप देखोगे, ज्यादातर में 99% चांसेस वर देयर कि आपको नॉलेज होना जरूरी है उसके बारे में, अगर नहीं पता तो फिर नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, जैसे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज आर नॉट सिचुएटेड अलोंग द पर्शियन गल्फ। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पर्शियन गल्फ क्या है। ठीक है, तो ये आपका जो है यूएई वाला कंट्री हो गया, ये आपका कतर हो गया, यहाँ पे ये आपका अंदर ही अंदर सऊदी अरेबिया हो गया, ये नीचे जो है ऐसे ये यमन हो गया, ओमान। ठीक है, यमन, ओमान, सऊदी अरेबिया, यूएई, इस तरीके से है, मतलब थोड़ा सा रफ में बनाया मैंने। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि पर्शियन गल्फ के अराउंड जो है कौन कौन सी सिटीज सिचुएटेड नहीं है। अब ये वाला जो आपका रीजन है ये पर्शियन गल्फ का हो गया। देखो इसमें दोहा, दोहा है, कतर, दोहा सुना होगा आपने। उसके बाद दुबई, यूएई दुबई से रिलेटेड है। तो ये पूरा जो है एरिया ये आपका पर्शियन गल्फ का है। यहाँ पे आपका दोहा भी आ गया, दुबई भी आ गया, यानी कि ये दोनों जो रीजन है ये पर्शियन गल्फ के ऊपर पड़ते हैं। ठीक है, इन दो के बारे में आइडिया नहीं है, वैसे होना चाहिए आइडिया अगर आप तैयारी कर रहे हो, बट स्टिल अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो 1 2 1 3 2 3 3 4। क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी आर नॉट सिचुएटेड ऑन द पर्शियन गल्फ। ये दोनों तो सिचुएटेड है, यानी कि एक और दो ऑप्शन नहीं हो सकता आपका, एक और दो ऑप्शन नहीं हो सकता, यानी कि पहला भी नहीं होना चाहिए और दूसरा भी नहीं होना चाहिए। देखो कितने ऑप्शन में है, जहां पे भी 1 and 2 आपको लिखे उसे एलिमिनेट कर दो। 1 and 2 एलिमिनेट, इसमें 1 है ये भी एलिमिनेट, 2 and 3 ये भी एलिमिनेट, क्योंकि 2 आ गया यहाँ पे, एक ही ऑप्शन बचेगा 3 and 4, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ये दोनों सिटी जेद्दा और यानबू जो है आपकी सऊदी अरेबिया की सिटीज हैं। जेद्दा जो है वेरी इंपॉर्टेंट और यानबू भी, दोनों दीज आर द पोर्ट सिटीज। ओके, जेद्दा पोर्ट का नाम आपने सुना होगा। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, और ये इसका देख सकते हो आप, ये आपका जेद्दा है यहाँ पे, ये मदीना, ये मक्का, और यहाँ पे आपका जो है यानबू पोर्ट है। ठीक है, ये आपका कतर हो गया दोहा में, ये अबू धाबी हो गया, और आपका यूएई हो गया। ठीक है, ये आपकी पर्शियन गल्फ होगी। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं यूपीएससी का ईपीएफओ एपीएफसी एग्जाम। देखिए किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो आप, डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज आपका साइकोलॉजी कैसा है, आपका माइंडसेट कैसा है। ठीक है, और बहुत क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, यू विल थैंक मी लेटर, जेन्युइनली मैं आपको बता रहा हूं कि काफी बार ऐसा फील होगा आपको कि ये चीज आप सीख के आज जा रहे हो सकता है एग्जाम में आप इसको इंप्लीमेंट करो, 2 3 4 नंबर भी आपके अगर बढ़ जाएंगे तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है देखने में ना ऐसा लगता है क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम है, कितने गवर्नमेंट स्कीम आप याद करके रखोगे, बट प्रेजेंस ऑफ माइंड तो लगा ही सकते हो, राइट। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 115। ठीक है, क्या बोलता है क्वेश्चन, इसको पढ़ो एक बार। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है, 115वां क्वेश्चन है। इधर जो क्वेश्चन आप देखोगे ये जो है आपका 100वां क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देखो पहला है, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द अडल्ट्स अबव द एज ग्रुप ऑफ 18 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इस पे डाउटफुल रख लेते हैं कि हाँ भाई हो सकता है, आई एम नॉट 100% श्योर, बट एक बार देख लेते हैं, बाकी ऑप्शन भी देखें, क्योंकि पूरे ऑप्शन करके ही जो है आप अपना डिसीजन बनाना शुरू करना। ठीक है, सेकंड आपका द प्रीमियम इज डिडक्टेड फ्रॉम द अकाउंट होल्डर्स बैंक अकाउंट थ्रू ऑटो डेबिट फैसिलिटी। पॉसिबल है कि भाई मैंने लगा दिया कि भाई ऑटो डेबिट बेसिकली क्या होता है कि आपने परमिशन दी बैंक को कि हर साल आप मेरे अकाउंट से पैसा काटते रहना और ये इंश्योरेंस मेरा चलते रहने देना। ठीक है, सिंपल है और ये सबको पता भी होगा। ठीक है, द लाइफ इंश्योरेंस वर्थ इज डिसाइडेड बाय द अकाउंट होल्डर एंड ही हैज टू पे द एनुअल प्रीमियम अकॉर्डिंगली। यहाँ पे ना छोटा सा कैच है, क्या है, द लाइफ इंश्योरेंस वर्थ इज डिसाइडेड बाय द अकाउंट होल्डर। कैसे लाइफ इंश्योरेंस वर्थ जो है वो कैसे आप डिसाइड कर सकते हो, तो बैंक आपको बताएगा ना। गेटिंग माय पॉइंट, कि भाई आपको अगर 10,000 का जो है आप इंश्योरेंस करा रहे हो तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। अब मैं ये थोड़ा ना कह सकता हूँ कि जी मैं तो 10,000 का इंश्योरेंस कराऊंगा, मुझे तो बदले में 5 करोड़ रुपए चाहिए। वो तो बैंक की पॉलिसी होगी या फिर जो गवर्नमेंट स्कीम है उसके अंदर ऑलरेडी मेंशन होगा, तो डिसाइड तो आप कर ही नहीं सकते। तो ये स्टेटमेंट तो गलत होगी। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन निकाल दो, यहाँ पे 1 and 3 वाला हो गया, एक गलत एक ये हो गया, दो ऑप्शन बचे 1 and 4, 2 and 4। ठीक है,
चौथा है आपका द लाइफ इंश्योरेंस अमाउंट इज गिवन टू फैमिली आफ्टर द डेथ ऑफ सब्सक्राइबर। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, मान लीजिए मैं हूं, मेरी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है, मेरी अगर डेथ हो जाती है बाई केस, बाई चांस, तो इंश्योरेंस का जो पैसा है वो मेरी फैमिली को मिल जाएगा। तो इसमें तो कोई शक करने वाली बात ही नहीं, यानी कि आंसर कोई भी हो, 4 होना उसमें कंपलसरी है। तो 4 एक ही में है आपका, एक तो ये हो गया बी और आपका ये 2, तो इन दोनों में से आंसर आएगा आपका, तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो ही गए, यानी कि 4 जो है वो करेक्ट है। अब आ जाओ आप, कौन सी स्टेटमेंट बची है हमारी, पहली और दूसरी, ठीक है। द प्रीमियम इज डिडक्टेड फ्रॉम द अकाउंट होल्डर बैंक अकाउंट थ्रू ऑटो डेबिट फैसिलिटी, तो ये बिल्कुल ठीक है। अब एक चीज पहली स्टेटमेंट समझिए, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द अडल्ट अबव द एज ग्रुप ऑफ 18 ईयर्स। कोई भी गवर्नमेंट स्कीम है ना, उसके अंदर आप देखोगे मेजोरिटी ऑफ द स्कीम्स के अंदर ये 3 स्कीम थी इकट्ठी, ठीक है। अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और एक और थी, इसमें उसका मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है। इनमें ना 2 एज ग्रुप के बीच का जो है चीज दी हुई थी, जैसे यहाँ पे 18 टू 40 ईयर्स है, तो यहाँ पे ऑल एज ग्रुप ऑफ ये नहीं हो सकता, रीजन बीइंग फिर वो एम्बिट बहुत बड़ा हो जाएगा, राइट। तो इसका जो एक्चुअल है वो 18 से लेके 50 साल तक है, बट यहाँ पे ऑल अडल्ट अबव 18 ईयर्स दे दिया, तो हो सकता है वो 70, 80, 90 का भी हो सकता है, राइट। तो ये चीज ध्यान रखनी है, तो इसको आप एलिमिनेट अगर करोगे तो आपका आंसर 2 और 4 आ जाएगा। बाकी इस हिसाब से आप कर सकते हो, थोड़ा सा इसमें वही 50-50 वाली जो चीज है वो यहाँ पे आई, बट और थोड़ा सा माइंड लगाओगे तो सोल्व कर सकते हो। चलिए अगले पे आ जाओ। बिल्कुल खाली छोड़ने से अच्छा है आप इन 2 में चाहे गलत भी लगाया हो, एटलीस्ट ट्राई तो किया आपने, हो सकता है तुक्का लग जाए, ठीक है। बिल्कुल रैंडम गैस से तो ये बेटर तरीका है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अटल पेंशन योजना, बेनिफिशियरी मस्ट बी इन द एज ग्रुप ऑफ 18 टू 40 ईयर्स, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को डाउट पे रख लो, क्योंकि 40 आपको लगेगा कि बहुत कम एज है, तो ठीक है। नेक्स्ट आपका बेनिफिशियरी विल रिसीव द पेंशन ओनली आफ्टर द अटेन्स द एज ऑफ 60 ईयर्स। ऑब्वियसली जब हम रिटायर होते हैं बेसिकली, तो उसके बाद ही पैसे की जरूरत होती है, तो तभी हम जो है रिटायरमेंट का पैसा भी आपका 60 के बाद ही आता है, राइट। तो इसको हम ठीक मान के चल लेते हैं कि ठीक है, इसमें कोई एक्सट्रीम तो वो है नहीं। आफ्टर द डेथ ऑफ अ बेनिफिशियरी हिज स्पाउस कंटिन्यूज टू रिसीव द पेंशन। ऑब्वियसली मान लीजिए मैंने किसी एनपीएस की स्कीम में, अटल पेंशन योजना में पैसा मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। कल को इसलिए तो डाल रहा हूँ कि मैं और मेरी वाइफ जो है या हमारे आने वाले बच्चे हैं उनका अच्छे से भरण पोषण में कर सकूं, पेंशन मिलेगी तो उससे घर का खर्चा चल जाएगा। अब मान लो मैं नहीं रहा बाई चांस, ठीक है, वाइफ और बच्चे तो है मेरे, तो मैं यही चाहूंगा ना कि वो मेरा मरने के बाद पैसा जो है वाइफ और बच्चों को मिल जाए, राइट। तो ये इसमें कोई डाउट नहीं है, इसकी ये स्टेटमेंट भी ठीक लग रही है। नो नॉमिनी ऑफ द बेनिफिशियरी इज परमिटेड। आज तक इंडिया के अंदर कोई भी गवर्नमेंट स्कीम ऐसी नहीं बनी है, कुछ भी ले लो आप, ठीक है। बैंक के अंदर आप इंश्योरेंस करा लो, मेडिकल करा लो, कुछ भी करा लो, XYZ, नॉमिनी जो है आपको हर जगह देना ही पड़ता है। खाता खुलवाने चले जाओ बैंक में नॉर्मल, ठीक है, तो भी आपको नॉमिनी वहां पे मार्क करना ही पड़ेगा, ठीक है। चाहे आप अपनी बीवी को करो, मदर को करो, भाई को करो, पापा मामा फूफी जो भी है, किसी को भी करो, बट नॉमिनी बनाना पड़ेगा। यानी कि ये स्टेटमेंट तो एक बच्चा सोते हुए पूछोगे ना वो भी बता देगा सर ये तो गलत है। चौथी गलत कर दो, चौथा एलिमिनेट कर दो, तीनों ही स्टेटमेंट चलेगा, एक ही आंसर बचा आपका 1, 2 और 3। दोबारा से एक बार स्टेटमेंट देख लो, 2 नंबर का सवाल है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है तीसरा तो बिल्कुल सही होना चाहिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बेनिफिशियरी, ये वाले में भी कोई डाउट नहीं है, नहीं 2 और 3 तो बिल्कुल सही होने चाहिए। एक ही ऑप्शन वैसे तो एलिमिनेट होते ही आपका आंसर आ गया, बट स्टिल तो इसको भी आप मान के चलो 18 से, और इसमें भी सेंस लग रहा है कि भाई 18 से 40 साल तक आप अपना पैसा भरो, 60 साल के बाद हम वो दे देंगे, क्योंकि 40 साल के बाद 20 साल का गैप होगा, उसमें इंटरेस्ट बनेगा, जो बढ़ेगा पैसा आपका वही आपको फिर थोड़ा थोड़ा करके देते रहेंगे। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस स्कीम, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 106, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द मेन एस्पेक्ट ऑफ द गांधी इरविन पैक्ट ऑफ 1931। ठीक है, अब काफी बच्चे ऐसे होंगे जिनको गांधी इरविन पैक्ट के बारे में पता ही नहीं है कुछ, तो वो लोग आई डोंट थिंक सो कि क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया गांधी इरविन पैक्ट के बारे में तो आप कर सकते हो, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है सस्पेंशन ऑफ द CDM, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, ठीक है। तो गांधी जी को इन्वाइट किया गया था इरविन द्वारा, ठीक है, बोला गया था कि भाई कुछ शर्तें रखी थी गांधी जी ने, ठीक है। फिर उधर से सुन के इरविन जी ने कुछ शर्तें रखी, ऐसा था। तो गांधी जी ने बोला कि हम अगर ये पैक्ट साइन होता है तो हम ठीक है CDM खत्म कर देंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सही है। टू टेक पार्ट इन द देन फोर्थकमिंग शिमला कॉन्फ्रेंस, शिमला कॉन्फ्रेंस का लॉजिक थोड़ा सा अलग है, तो इसको अभी क्वेश्चन मार्क में डाल लो आप, ठीक है, वैसे गलत है स्टेटमेंट। पे टैक्सेस फॉर द पीरियड ऑफ द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, आप खुद सोचो, अगर हम अंग्रेजों के खिलाफ इसीलिए थे ना कि अननेसेसरी हमें तंग किया जाता था, बहुत ज्यादा टैक्स लेते थे, वो तो हम टैक्स क्यों ही भरेंगे। वाई वी विल एग्री ऑन समथिंग जिसके हम खुद ही अगेंस्ट है। क्या बोला है, पे टैक्सेस फॉर द पीरियड ऑफ द CDM, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, तुम नहीं भरेंगे, तो ये एलिमिनेट कर दो आप इसको। तो थर्ड को एलिमिनेट करोगे यहाँ पे आप, 2 ऑप्शन आपके चलेंगे। रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स, महात्मा गांधी जी ने बोला था कि भाई भगत सिंह है जो दूसरे हैं, आपने सुना होगा बहुत बार ये कि महात्मा गांधी चाहते तो भगत सिंह की फांसी को रुकवा सकते थे, ये वो, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने बोला था कि भाई जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज किया जाए,
उनमें भगत सिंह का भी नाम था। इरविन जी ने तब मना किया था कि ये दीज आर नॉट पॉलिटिकल प्रिजनर्स। तब उन्होंने बोला था कि इन्होंने जो है बम से हमला किया है, जो कि एक टेररिस्ट एक्टिविटी में आता है। दिस इज द थिंग, ठीक है। तो चौथा और पहला ये ऑलमोस्ट ठीक है, दोनों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दो स्टेटमेंट आपकी जो है ये गलत है, तो आपका आंसर आएगा 1 और 4, ठीक है। चलिए आगे आ जाओ। नेक्स्ट है आपका कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, सीपीएफएससी 2023। अगेन इसके लिए भी आपको प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। मेनी ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, बाय द वे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये कंसेप्ट किसका है, ठीक है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, जिसमें आपका ये वाला डायग्राम आपने एक देखा होगा। जस्ट अ सेकंड, मिटा देता हूं इसको एक बार। ये वाला डायग्राम आपने देखा होगा इस तरीके से आके, ऐसा, ठीक है। ये आपका जो है ओशन का, ये आपका नॉर्मल लैंड सरफेस है। ये आगे जो है आपका यहाँ पे फिर जो है पानी भरा रहता है यहाँ पे से, ठीक है। ये आपका ट्रेंच हो गया, ये आपका बेसल प्लेन, ये आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल राइज, ये सब है आपका, ठीक है। इसी से मिलता जुलता है समथिंग। तो क्या है, मेनी ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन चेन्स एग्जिस्ट बीनीथ द सी। अब देखिए बहुत सारी जो है माउंटेन जो आपकी चेन्स हैं वो जेन्युइनली उसके पानी के नीचे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे जो रिफ्ट वैली वाला जो एरिया है वहां पे भी है, उसके अलावा भी काफी जगह है। तो इसको आप जो है ये स्टेटमेंट, ठीक है। बाय द वे सम माउंटेन चेन्स आर रिवील्ड एज आइलैंड आर्क्स, ठीक है। सम माउंटेन चेन्स आर रिवील्ड एज आइलैंड आर्क। अब कोई जाके थोड़ा ना देखेगा यूपीएससी का मेंबर कि उनको है या नहीं है, ऑब्वियसली कुछ तो हो ही सकती है आइलैंड आर्क की तरह। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। द मिड ओशनिक रीज फ्रॉम फॉर्म द लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन्स। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट इफ यू नो दिस थिंग ना, कि जहां से आपका जो है मिड ओशनिक रीज, जस्ट अ सेकंड, यहाँ से आपका जो है लावा निकलता रहता है और यहाँ पे जमा होते 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 ये पीछे जाता रहेगा इस साइड में और ये इस साइड में, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग जो आप देखोगे पानी के नीचे बहुत सारे जो है वाटर फॉर्मेशन ये बनते हैं, माउंटेन फॉर्मेशन, सॉरी। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। इस स्टेटमेंट के ऊपर थोड़ा सा आपको डाउट आना चाहिए। द मिड अटलांटिक रीजेस राइजेस 33 मीटर अबव द फ्लोर ऑफ द अटलांटिक। यानी कि समुद्र से ये क्या बोलना चाह रहा है कि ये मान लो वाटर का सरफेस है, इससे ऊपर ना सिर्फ और सिर्फ 33 मीटर ऊंची ही माउंटेन रेंज आपको देखने को मिल सकती है, माउंटेन रिज बेसिकली। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है यार, पानी के बीच में तो पता नहीं कितने बड़े बड़े आइलैंड्स हैं, राइट, कितने बड़े बड़े टापू हैं। तो ये तो क्वाइट पॉसिबल नहीं है। 33 तो कुछ भी नहीं होता। अगर ये 330 मीटर भी बोलता तो भी मैं चलो सोच लेता कि यार 330 तो काफी हो जाते हैं, शायद ना हो। वर्ल्ड में तो कितनी सारी है, कितनी बड़ी बड़ी होंगी। 33 मीटर इज लाइक 4 मंजिल, दैट्स इट। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट इजिली आप कर सकते हो। ऊपर वालों का अगर नहीं भी आइडिया तो इसको तो कर सकते हो कॉमन सेंस लगा के। चौथा निकाल दो आप यहाँ से, ये निकल गया, ये निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इन स्टेटमेंट में अगेन ये वही चीज हम कर रहे हैं 50-50 वाला। तो आपके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, 1 2 एंड 1 2 एंड 3। तो तीनों ऑप्शन में से आप जो है ये भी ऑप्शन सही है आपका, मिड ओशनिक फॉर्म द लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन्स, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो अब इसका आंसर जो आएगा आपका 1 2 एंड 3 ही आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपका आपने डायलॉग सुना होगा एक ITUS, वो जो होती है ना, क्या नाम है उसका, वो बोलती है कि आपकी डिग्री का क्या नाम है, तो बोलता है ITUS, इसकी टोपी उसके सर। इसका क्या मतलब है, यूपीएससी भी करता है ऐसे कई बार, इसकी टोपी उसके सिर, जैसे इस क्वेश्चन में किया है। क्वेश्चन नंबर 58, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Ballistic missiles are jet propelled at subsonic speeds throughout their flight, while cruise missiles are rocket powered only in the initial phase of the flight. Agni 5 is a medium range supersonic cruise missile, while BrahMos is a solid fuel intercontinental ballistic missile, ठीक है। सिंपल सा एक चीज समझ लो, यहाँ पे दो टाइप की मिसाइल होती है। अब ये कंसेप्ट पता होना जरूरी है। इसमें सोचो आप अच्छा एक वर्ड को एलिमिनेट कर दो, वो नहीं, कंसेप्ट होना चाहिए आपको। दो टाइप की मिसाइल होती है, पहला आपका क्रूज, दूसरा आपका बलास्टिक, BALLIS मिसाइल्स, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक बताता हूं याद करने का, क्योंकि मेन क्या है ना, अभी तो पढ़ लोगे, एग्जाम टाइम पे याद आएगा नहीं आएगा वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। सिंपल सी चीज है, क्रूज और ब्लास्टिक, ठीक है। आपने देखा होगा गाड़ियों के अंदर जब हम गाड़ी बहुत तेज स्पीड पे चलाते हैं तो आपने सुना होगा कि आई एम क्रूजिंग माई कार एट 150 किलोमीटर पर आवर, और ये ऐसे, ठीक है। तो गाड़ियों में आजकल देख रहे हो बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में जो है सस्ते से सस्ते और महंगी से महंगी में क्रूज कंट्रोल आ रहा है, ठीक है। तो ये वो क्रूज कंट्रोल वही है, ठीक है। यानी कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जो मिसाइल्स का यूज होता है उसको हम क्रूज मिसाइल बोलते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस माने
क्या शॉर्ट होगा, एक कदम चल दूं क्या शॉर्ट होगा, ऐसा नहीं। शॉर्ट डिस्टेंस इन दिस सेंस इज 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद आपका 250 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, इस तरीके से, किलोमीटर में, मीटर में नहीं, किलोमीटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, जो लॉन्ग रेंज की मिसाइल होती है, 1000 किलोमीटर, ठीक है, 2000 किलोमीटर, 3, 5000, 10,000, 10,000 की तो खैर नहीं बनी इंडिया की अभी, बट 5-6,000 तक के तो बन चुके हैं, ठीक है। तो ये नाम देख रहे हो आप यहाँ पे, अग्नि 5, इस 5 का मतलब क्या है, 5000 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अच्छा हाँ, ये एक तो कंसेप्ट ये हो गया आपका ऑन द बेसिस ऑफ दिस। दूसरा इनका काम कैसे करती है वो बताता हूं आपको, ठीक है। क्रूज मिसाइल बेसिकली क्या है, अगर मान के चलो, क्रूज मिसाइल बेसिकली क्या है, 2 पॉइंट दिया है, ये आपका दिल्ली है, ये आपका लाहौर है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट 600 किलोमीटर होगा एग्जाम्पल के तौर पे, और बीच में पड़ता है, मान लो यहाँ पे आपका अंबाला लगा लो या पठानकोट लगाओ, ठीक है। पठानकोट से लाहौर इज अप्रोक्सीमेट 300-400 किलोमीटर। तो यहां से मैं क्रूज मिसाइल छोड़ूंगा, वो सीधी जाके पठानकोट में लग जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा, इन मिसाइल का ना वर्किंग प्रिंसिपल समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्रूज मिसाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट, रीजन बीइंग दिस मिसाइल रन्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल चिपक के रगड़ के चल रही है कि हाथ लगा के रोक देगा कोई, नहीं, मतलब हाइट पे चलेगी, कुछ हाइट पे, लेकिन बहुत ज्यादा हाइट नहीं होगी, ठीक है। इट विल मूव वेरी फास्ट एंड वेरी क्विकली टू द पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। डिस्टेंस मैंने ऑलरेडी बता दिया, छोटे डिस्टेंस के लिए होती है, ठीक है। कंपैरिजन में ब्लास्टिक मिसाइल क्या होती है, इनको बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना है, कितना लंबा, 1000 किलोमीटर, 2000, 5000, ठीक है। तो इतना फ्यूल कैरी कैपेसिटी नहीं होती है कि भाई पूरा दूर तक लेके जाए, ठीक है। क्रूज में क्या है, अच्छा एक चीज और, ये जो क्रूज मैंने बताया आपको कि 300 किलोमीटर तक चलेगी, ये पूरा का पूरा पावर इसको चाहिए। मैंने पठानकोट से छोड़ा लाहौर पे गिरने के लिए, अगर इसमें फ्यूल खत्म हो गया तो इंडिया में गिर जाएगी वो, ठीक है। यानी कि पूरा का पूरा फ्यूल जो है उसको चाहिए, समझ रहे हो। तो ये चीज है, लेकिन ब्लास्टिक में ऐसा नहीं है। ब्लास्टिक मिसाइल जो है वो कैसे काम करती है, मान लीजिए ये एक सरफेस ए है, ये एक बी है, यहां से मैंने मान लो दिल्ली से डाला लाहौर पे, तो यहां से पहले ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर से फिर ऑटोमेटिकली अपने आप आके उस जगह पे टारगेट होके गिर जाएगा, ठीक है। कैसे काम किया, यहां से एकदम से जो इनिशियल पुश था वो तो फ्यूल से मिल गया, फिर ऊपर जो है चला गया, एक सरफेस पे जाने के बाद ग्रेविटी की वजह से जो है अपने टारगेट को हिट करेगा। दिस इज द वर्किंग ऑफ ब्लास्टिक मिसाइल। अब यहाँ पे एक चीज और समझने की आपको आवश्यकता है, जो ब्लास्टिक मिसाइल है लॉन्ग रेंज की मिसाइल है। क्वेश्चन पे वापस आते हैं। ब्लास्टिक मिसाइल आर जेट प्रोपेल्ड एट सबसोनिक स्पीड थ्रू आउट देयर फ्लाइट, while क्रूज मिसाइल आर रॉकेट पावर्ड ओनली इन द इनिशियल फेज। उल्टा कर दिया, ठीक है। यानी कि ब्लास्टिक का जो नाम था वो नीचे दे दिया और जो क्रूज का था वो ऊपर दे दिया, समझ लो। थ्रू आउट देयर फ्लाइट, थ्रू आउट का भी बताया ना मैंने, क्रूज मिसाइल के अंदर ही काम करता है थ्रू आउट, ठीक है। तो ये इसकी टॉपिक उसके सिर्वा वाला काम करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया आपका। सेकंड में देखो, अग्नि 5 इज अ मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। मीडियम रेंज थोड़ी ना होती है, कौन सी होती है, लॉन्ग रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल। और वाइल ब्रह्मोस इज अ सॉलिड फ्यूल इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल, ये भी इन्होंने गलत कर दिया। अब ब्रह्मोस जो है आपकी, वो आपकी कौन सी है, क्रूज मिसाइल है, और अग्नि 5 जो है आपकी इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल है। ये स्टेटमेंट भी गलत है दोस्तों, तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत होगी। यहाँ पे नीदर वन नो टू आंसर आ जाएगा। बहुत रेयर क्वेश्चंस में ऐसा होता है यूपीएससी नीदर वन नो टू आंसर दे या नन ऑफ द अबव आंसर दे, बट ऐसे क्वेश्चन एग्जिस्ट करते हैं। अब तुक्के वाले जितने बंदे होंगे क्या आंसर लगाएंगे, वन ओनली, टू ओनली, बोथ करेक्ट, ठीक है। तो कितना नुकसान होगा आपको अगर इस वे से आप जो है इनको करने चलोगे तो, ठीक है। तो दिस इज द कंसेप्ट। तो कुछ क्वेश्चन हमने देखे आज कॉन्सेप्ट के बेस के थे, कुछ थे जो प्योरली आप एलिमिनेशन से कर सकते थे। तो उम्मीद है कुछ सीखा होगा आपने। अगेन जाते जाते एक छोटा सा मेरा काम कर दो, आप एक छोटा सा रिव्यू कर दीजिए, बहुत रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा बताइए। पार्ट 3 क्या हमें बनाना चाहिए इस वीडियो का या नहीं बनाना चाहिए, वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। नेक्स्ट पार्ट लिख दो, पार्ट 3 वी वांट, ऐसा कुछ करके लिख दो ताकि मुझे पता चल जाए। तो डेफिनेटली हम नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी जो है कल ही बना देंगे इसका। बाय बाय, हैव अ गुड डे, लव यू।